पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, जिसमें अपन 5-6 लेक्चर पढ़ चुके हैं। और पढ़ने के बाद अपना जो लास्ट लेक्चर का टॉपिक चल रहा था, कूलाम फोर्स, कूलाम का नियम पढ़ रहे थे, कूलाम बल बोलते हैं जिसको। तो अपन ने थोड़ी सी उसकी चर्चा की थी कि दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 Q2, एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पे हैं, तो उनके बीच कैसे फोर्स लगेगा, क्या चीज़ें होंगी, उन सब के बारे में अपन ने देखा था। ठीक है, तो उसी में अपन आगे चर्चा करते हैं। अपन ने वहाँ के का डायमेंशन पढ़ लिया है ना, उसका यूनिट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, उसका यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, वहाँ तक अपन पढ़ चुके थे। ठीक है, उसी में अपन आगे बात करते हैं कि एक तो अपन को पॉइंट चार्ज क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखवानी थी, तो उसी को लिखो एक बार। बिंदु आवेश, है ना, ऐसे नॉर्मल सा टॉपिक डाल लो एक बार। अपन एक बार बिंदु आवेश देख लेते हैं। भाई कोई पूछ ले कि बिंदु आवेश क्या होता है, एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, लेकिन कोई पूछ ले तो अपन क्या बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लिखेंगे अपन बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज बोलते हैं भाई, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश। ठीक है, और लिखो इसकी परिभाषा। देखो, यदि आवेशों की विमाएं, विमाएं मतलब त्रिज्या से है, उनकी साइज से है भाई। आवेशों की विमाएं मतलब आकार वगैरह से, ठीक है, आकार या त्रिज्या से बोल सकता हूं मैं। यदि आवेशों की विमाएं उनके बीच की दूरी उनके बीच की दूरी आवेशों की विमाएं, जो रेडियस लिख दिया मैंने, उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो या नगण्य है, तो उन आवेशों को तो उन आवेशों को बिंदु आवेश, उन आवेशों को बिंदु आवेश कहा जाता है। उन आवेशों को बिंदु आवेश कहा जाता है, उनको अपन क्या बोलेंगे भाई, पॉइंट चार्ज बोलेंगे। ठीक है, अगर कोई पूछे आपसे पॉइंट चार्ज क्या होता है, तो ये होता है। अब देखो, जो अपन ने कूलाम का नियम पढ़ा था, वो अपन ने अपने पास एक फॉर्मूला आया था, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना r²। और अपन ने बोला था जो ये K है, एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। मतलब ये जो बल आया था वो निर्वात के लिए आया था। अगर दो चार्ज कहाँ रखे हो, वैक्यूम के अंदर रखे हो, निर्वात के अंदर रखे हो, तो वहां कितना फोर्स लगता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना r²। अगर मान लो वही दो चार्ज किसी मीडियम के अंदर रख दें, अपन किसी माध्यम के अंदर रख दें, तो उनपे कितना फोर्स लगेगा, उनपे कितना फोर्स लगेगा, तो उस चीज के लिए भी अपन एक फॉर्मूला देखेंगे, है ना। तो लेकिन उससे पहले अपन पढ़ेंगे पैरा वैद्युतांक क्या होता है, फिर उसके बाद अपन आगे चलेंगे। ठीक है, तो एक बार हेडिंग लिखिए यहाँ पे, पैरा वैद्युतांक। हेडिंग लिखेंगे भाई, पैरा वैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं पैरा वैद्युतांक, या बोल सकते हैं इसको आपेक्षिक विद्युतशीलता, दोनों से मिल सकता है भाई। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, पैरा वैद्युतांक किसे कहते हैं, पैरा वैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। पैरा वैद्युतांक या आपेक्षिक क्या बोलते हैं भाई, विद्युतशीलता। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है या पैरा वैद्युतांक क्या होती है। ठीक है ना, अभी बता देंगे किससे लिखते हैं, क्या चीज होती है, डायमेंशन क्या होता है, सब चीजें बता देंगे। ठीक है, देखो, एक चीज होती है अपने पास, एक चीज होती है अपने पास, एक होता है एप्सिलॉन नॉट, जो अपन पढ़ चुके, इसको बोलते हैं अपन कितना,
निर्वात की विद्युतशीलता, और एक आता है एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं अपन माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता, और इसी को बोलेंगे अपन निरपेक्ष विद्युतशीलता। दोनों नामों से मिल सकता है भाई, कंफ्यूज नहीं होने का। इसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसको बोलेंगे माध्यम की विद्युतशीलता या निरपेक्ष विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता बोलेंगे। ठीक है, तो जो अपना पैरा वैद्युतांक आएगा एप्सिलॉन आर, है ना, कैसे भी लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, वो वाला के और ये वाला के अलग है। ठीक है, तो इस केस के लिए मैं इसको एप्सिलॉन आर से ही लिखता हूं। तो इसका मान क्या आएगा, माध्यम की विद्युतशीलता अपोन निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है भाई, पैरावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसको किससे लिखते हैं अपन, एप्सिलॉन आर से लिखते हैं। ठीक है, तो परिभाषा लिखो एक बार, फिर अपन आगे चलते हैं। लिखेंगे, देखो आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता ब्रैकेट में लिख लेना भाई एप्सिलॉन, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन, और इसी को बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता, इसी को बोलते हैं अपन निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, दोनों नाम से आए तो कंफ्यूज नहीं होने का। आपेक्षिक विद्युतशीलता माध्यम की विद्युतशीलता या निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन से लिखते हैं। ठीक है, तथा निर्वात की विद्युतशीलता, तथा निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता कितनी होती है भाई, एप्सिलॉन नॉट का अनुपात होती है, का अनुपात होती है। ठीक है भाई, या फिर ऐसे लिख सकते हो परिभाषा, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का अनुपात क्या कहलाएगा, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाएगा। अर्थात, अर्थात अपन ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, अर्थात अगर मैं बात करता हूं आपेक्षिक विद्युतशीलता, ये हो जाएगा अपना कितना, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता किससे लिखेंगे भाई, एप्सिलॉन आर से, जो किसके बराबर हो जाएगा, माध्यम या निरपेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम या निरपेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम या निरपेक्ष विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता, बटे में क्या जाएगा भाई, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है भाई, इसी को अपन क्या बोलेंगे, आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई, इसको लिखेंगे अपन एप्सिलॉन, इसको लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखो यहां से आपेक्षिक विद्युतशीलता को ऐसा लिख सकता हूं, एप्सिलॉन आर इक्वल टू कितना, एप्सिलॉन अपॉन कितना भाई, एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपना एक फॉर्मूला हो गया, काम आएगा आगे अपने पास। आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं इसको, एप्सिलॉन इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला भी होता है एक। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एप्सिलॉन इक्वल टू कितना, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। ठीक है, तो आपसे एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है आपकी एग्जाम में, एक नंबर का, कि आपेक्षिक विद्युतशीलता या पैरावैद्युतांक क्या होता है, तो निर्वात की विद्युत, माध्यम की या निरपेक्ष की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाएगा, आपेक्षिक विद्युतशीलता या पैरावैद्युतांक कहलाएगा। ठीक है, अब देखो एप्सिलॉन आर की कुछ वैल्यू होती हैं जो अपन को ज्यादा याद नहीं रखना, ओनली एक दो मटेरियल है उनके लिए याद रखनी है। ठीक है, एप्सिलॉन आर होता है एयर के लिए, एयर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1।
एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है एयर के लिए कितनी होती है 1.00 करके होती है, लेकिन अपन उसको 1 ही कंसिडर करके चलते हैं। एयर या निर्वात की बोले तो एप्सिलॉन आर कितना होता है 1। सभी धातुओं के लिए, मेटल की बात करें, जितनी भी मेटल हैं, सोना चांदी तांबा एल्युमिनियम, जो भी जितनी मेटल होती हैं, सबके लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो ये दो ही काम आएंगे, ये दो ही ध्यान रखने हैं। बाकी अगर क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल तो वो अपन को पैरावैद्युतांक देगा, पैरावैद्युतांक की वैल्यू देगा, उसके बाद कोई वैल्यू अपन से पूछेगा। ठीक है, तो उनको भी नोट कर लेते हैं अपन। देखो अपन देखते हैं यहां, पहले लिखता हूं मैं सभी धातुओं के लिए, सभी धातुओं के लिए जो एप्सिलॉन आर होता है वो कितना होता है भाई इनफाइनाइट, अनंत होता है। एप्सिलॉन आर कितना होता है भाई अनंत होता है। ठीक है, और बात करूं मैं वायु एयर कि भाई एयर बोलूं या क्या बोलूं, निर्वात बोलता हूं, निर्वात बोलता हूं, इसके लिए जो एप्सिलॉन आर होता है वो कितना होता है भाई 1 होता है। ठीक है, तो आप क्या समझे, आप ये समझे कि जो एप्सिलॉन आर होता है वो क्या होता है भाई 1 के बराबर, और कहाँ तक होता है इनफाइनाइट तक होता है, उसकी ये वैल्यू होती है। इस रेंज में इसकी क्या होगी भाई, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी 1 से लेके कहाँ तक इनफाइनाइट तक। 1 किसके लिए होता है भाई निर्वात या वायु के लिए, और सभी मेटल के लिए कितना होता है भाई इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो ये अपना पैरावैद्युतांक था। ठीक है ना, अब अपन बात करते हैं माध्यम के लिए क्या होगा, कूलाम फोर्स कितना होगा, है ना, निर्वात की बात की थी। अब अपन क्या करते हैं, दोनों दोनों चार्ज पार्टिकल को किसी मीडियम में रखेंगे और तब अपन उस पर क्या देखेंगे, फोर्स देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लिखो भाई, हेडिंग लिखना माध्यम के लिए कूलाम बल, माध्यम के लिए कूलाम बल या कूलाम का नियम जो भी लिखना चाहो। ठीक है, देखो इसमें अपन बात करते हैं कि दो चार्ज Q1 Q2 हैं, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं और वो किसी मीडियम के अंदर हैं। ठीक है, तो लिखो इसमें माना, माना दो आवेश, माना दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर किसी माध्यम में स्थित हैं, किसी माध्यम में स्थित हैं, तब किसी माध्यम में स्थित हैं, तब उन पर लगने वाला, तब उन पर लगने वाला, लगने वाला कूलाम बल, कूलाम बल F इक्वल टू होता है भाई कितना, तो M4 मीडियम के लिए लिख दूं मैं, एफ एम, एम किसके लिए है भाई मीडियम के लिए, एफ जब एयर में पढ़ा था उसको एफ लिखा था डायरेक्ट, M4 किसके लिए लिख दूं मैं मीडियम के लिए, तो ये कितना हो जाएगा भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन। निर्वात की जगह किसकी आएगी, माध्यम की विद्युतशीलता आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये बन जाएगा कितना भाई Q1 Q2 अपॉन कितना भाई आर स्क्वायर, एक दूसरे से कितनी दूरी पे है स्मॉल आर दूरी पे, कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, देखो आगे बात करते हैं अपन इसी में। हाँ, एक दूसरे से स्मॉल आर पे हैं, चूंकि अपन जानते हैं भाई अभी अपन ने पढ़ा है, चूंकि चूंकि एप्सिलॉन आर इक्वल टू होता है कितना एप्सिलॉन अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से मैं वैल्यू निकाल लेता हूं एप्सिलॉन की, जो कितना हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये वाला कोई नंबर 1 बोलता हूं, ये वाला कोई नंबर कितने बोलता हूं 2। बात करता हूं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, दोनों समीकरणों से बात करता हूं मैं। तो देखो यहां से जो एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू ये वाली रख सकता हूं मैं,
ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे देखो, समीकरण 1 तथा 2 से यहां बना अपने पास कितना एफ एम, ये बनेगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और ये बनेगा कितना Q1 Q2 अपॉन कितना भाई आर स्क्वायर बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको कोई नंबर मैंने लिखा 3, अगर अपन ने, क्योंकि अपन ने पढ़ा था निर्वात के लिए, निर्वात के लिए, निर्वात के लिए अपन ने कैसा पढ़ा था भाई, एफ इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर कितना पढ़ा था Q1 Q2 अपॉन कितना भाई आर स्क्वायर, ये कोई नंबर 4 लिखूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 3 और 4 से क्या करूंगा मैं, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एफ लिख सकता हूं, ठीक है भाई। समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा किससे भाई 4 से, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे मैंने एफ एम लिखा और उसकी जगह मैंने एफ रख दिया, और यहाँ पे कितना बचा एप्सिलॉन आर बचा, ठीक है भाई, बाकी की वैल्यू रख दी, एफ आ गया और एप्सिलॉन आर नीचे बच गया, ठीक है। यहां से मैं निकालना चाह रहा हूं एप्सिलॉन आर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है मीडियम के लिए, तो ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ध्यान रहेगा, मीडियम के लिए जो अपने पास पढ़ा था और इसकी ये वाली वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला उसका मीडियम के लिए हो जाता है, ठीक है, और ये एप्सिलॉन आर यहाँ से भी निकल के आ जाता है, तो एप्सिलॉन आर कितना बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा एफ अपॉन कितना भाई एफ एम, एक परिभाषा है एप्सिलॉन आर की यहाँ से भी देख सकते हो आप, क्या होता है, माध्यम में निर्वात में लगने वाला कूलाम बल तथा माध्यम में लगने वाला कूलाम बल का अनुपात क्या कहलाएगा, पैरावैद्युतांक कहलाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो इस प्रकार से ये देखना है कि जब निर्वात में है तो एप्सिलॉन नॉट आता है, और माध्यम में है तो क्या आता है एप्सिलॉन आता है, उस एप्सिलॉन को अपन ने कन्वर्ट कर दिया एप्सिलॉन आर किस में, एप्सिलॉन नॉट के अंदर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो आप। हाँ भाई, नेक्स्ट इसको नोट डाउन कीजिए, एम फॉर मीडियम के लिए यूज किया है मैंने, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना, तो एक परिभाषा यहाँ से निकल गई, एक वहां से आ गई, और ये निर्वात के माध्यम के लिए कूलाम नियम हो गया। आपको दो ही के लिए ध्यान रखना है, पैरावैद्युतांक, पैरावैद्युतांक एक तो होता है एयर या निर्वात का, वो होता है कितना भाई 1, और मेटल के लिए जितनी भी मेटल है उन सबके केस के लिए कितना होता है इनफाइनाइट होता है, तो ये दो चीजें ध्यान रखनी है, बाकी कुछ ज्यादा याद नहीं रखना, और कुछ भी देगा तो क्वेश्चन में देता है उसकी वैल्यू के बाद वो पूछ। साथ साथ रिवाइज करते रहना, पढ़ते रहना, कोई चीज़ समझ नहीं आए तो उसको पूछते रहना। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन देखो आगे कुछ बातें करते हैं कूलाम बल्स के संबंधित ही, ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे अपन कूलाम नियम से संबंधित कूलाम नियम
से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य या बातें, जो भी लिखना चाहो आप, तथ्य लिख लो भाई, फैक्ट बोलते हैं। कूलाम नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, अब देखो भाई, बहुत अच्छी चीजें हैं और कोई पूछ भी सकता है आपसे भाई ऐसा है तो कैसे है, जो चीजें हैं उन चीजों के बारे में देखते हैं। अपने पास फॉर्मूला आया था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना भाई, R स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूले से मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा और फिर एक एक करके अपन उनको लिखेंगे। ठीक है, देखो पहली चीज तो ये होती है कि जो कूलाम बल है, कूलाम बल, ये क्या होता है, इनफाइनाइट रेंज का होता है। ठीक है ना, इनफाइनाइट रेंज का मतलब ये है कि देखो अपन ने दो चीजें पढ़ी होगी तुमने, कि यहाँ क्या होता है, अपना न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं नाभिक में, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या लगाता है भाई, चक्कर लगाता रहता है। तो ये जो फोर्स है नाभिक के अंदर तो लगेगा नहीं, क्यों, नाभिक में एक पे तो चार्ज है दूसरे पे चार्ज नहीं है, ये वहीं लगेगा जहां दो चार्ज पार्टिकल होनी चाहिए। पहली बात तो कितने, दो चार्ज पार्टिकल। इस नाभिक का जो रेडियस होता है वो होता है 10⁻⁻15 से। नाभिक का नाभिक का जो रेडियस होता है कितना है, 10⁻⁻15, और इसका होता है 10⁻10। ये बड़ा होता है, ये क्या होता है, 15 कम होता है। तो ये जो कूलाम फोर्स लगेगा वो 10⁻15 से कम के रीजन में नहीं लगेगा, मतलब ये वहां से लेके कहां तक लगेगा, इनफाइनाइट रेंज तक लगेगा। क्यों, नाभिक के अंदर तो कौन सा फोर्स लगेगा, नाभिकीय बल लगेगा, न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, ये वाला फोर्स नहीं लगेगा। अगर लगेगा भी तो कैसे लगेगा बताओ, ये न्यूट्रॉन ये प्रोटॉन, प्रोटॉन पे धनावेश होता है लेकिन न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। अपने तो क्या बोला था, दोनों गैस होने चाहिए, आवेश तो होने चाहिए, चार्ज पार्टिकल होने चाहिए। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या हो गई, 10⁻15 से इनफाइनाइट रेंज होता है। ठीक है, अब आपको ये पता कैसे भाई इनफाइनाइट रेंज होता है, आपने ये तो समझ लिया भाई 10⁻15 से बाहर लगेगा। ठीक है, इनफाइनाइट रेंज ऐसे, जैसे जैसे मैं आर की वैल्यू बढ़ाता हूं, अपने क्या बोला था कि फोर्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 कितना होता है भाई, आर स्क्वायर होता है। जैसे जैसे मैं आर की वैल्यू बढ़ाऊंगा फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, मैं इसको कितना बढ़ा सकता हूं, मैं इसको टेंस टू इनफाइनाइट कर सकता हूं, मतलब लार्ज दूरी पे रख सकता हूं। जैसे ही मैं टेंस टू इनफाइनाइट किया मैंने, आर टेंस टू इनफाइनाइट, तो एफ टेंस टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब समझ में आया कि ये यहां से लेके इनफाइनाइट रेंज तक लगता है, मतलब इसकी जो परास होती है वो अनंत तक होती है। ठीक है, पहली बात समझ में आई। ठीक है, दूसरी बात ये समझनी है कि ये जो कूलाम फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, माध्यम पे डिपेंड करता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या था, माध्यम की विद्युतशीलता थी। ठीक है, तो कूलाम फोर्स है दो चार्ज के बीच का, तो किस पे डिपेंड कर गया, वो माध्यम पे डिपेंड करेगा, क्यों, एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। दूसरी चीज क्लियर हो गई, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट दोनों के लिए अलग लगाता है। अगर कोई पूछे नेट रिजल्टेंट बोले, नेट कुल कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोले, तो वो क्या होता है, फुल टोटल डिपेंड नहीं करता मीडियम पे। ठीक है, ओनली क्या, दो चार्ज पार्टिकल अगर मीडियम में है तो उन पे जो लगने वाला फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो पहली चीज क्लियर क्या हुई कि इसकी रेंज यहां से यहां तक होती है। दूसरी चीज क्लियर क्या हुई कि ये माध्यम पे डिपेंड करता है, माध्यम पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तीसरी चीज समझने की ये है कि अगर अपने पास दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 और Q2, Q1 और Q2, अगर मैं इसके पास तीसरा चार्ज पार्टिकल लेके आ गया तो इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, मान लो पहले फोर्स 5 न्यूटन लग रहा था, ठीक है, अगर मैं इसको ले आया तो भी इनके बीच 5 न्यूटन ही लगता रहेगा। ठीक है, अगर अपन तीसरे चार्ज को लेके आते हैं तो उससे इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर ये हैं, इनके बीच कोई 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इसको लेके आ रहा हूं तो इनके बीच 4 न्यूटन ही लगेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तीसरे आवेश के आने के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उससे अनडिस्टर्ब रहता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। ठीक है, तो तीसरी चीजें ये हो गई। ठीक है, एक चौथी चीज ये है
कि अपन ने गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर पढ़ा था 11th क्लास में, Gm1m2 अपॉन कितना आर स्क्वायर। कितना होता है भाई, F इक्वल टू Gm1m2 अपॉन कितना आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वही रोल होता है कि जो ग्रेविटेशनल में गुरुत्वाकर्षण के नियम का होता है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स का होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का होता है, वो ही सेम कंडीशन इसकी होती है। ठीक है, बाकी क्या होता है, यहाँ चार्ज होता है, यहाँ मास होता है, यहाँ चार्ज होता है, यहाँ मास होता है। अब दूसरी बात ये समझने की है कि सर अपने पास मान लो ये दो चार्ज हैं, अपने तो बोल दिया कल एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज कहाँ ये रहा, एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पे रख दिए, तो इसके बीच कूलाम फोर्स भी लगेगा और इनका कुछ मास भी होगा। इनका कुछ क्या होगा बताओ, मास भी होगा। अरे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है, मास होता है। तो सर हमको ये बताइए आप कि यहाँ पे कूलाम फोर्स लगेगा या गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, कौन सा लगेगा ये तो बताना ही पड़ेगा ना भाई। चार्ज है तो मास भी होगा, चार्ज है तो मास होगा, या फिर ऐसे पढ़ो मास है तो चार्ज होगा, मास है तो क्या होगा, चार्ज होगा। अपन ने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी, तो इसका भी मास है, इसका भी मास है, चार्ज है। तो देखो उन सब चीजों के लिए क्या होता है कि जो कूलाम बल है, कूलाम बल वो गुरुत्वाकर्षण बल के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रोंग होता है। अगर मैं दोनों की स्ट्रोंगनेस की कंपेयर करूं तो जो कूलाम बल है और जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कंपेयर में ज्यादा स्ट्रोंग होता है। ज्यादा क्या होता है भाई, स्ट्रोंग। ठीक है, तो ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जी m1m2, Gm1m2 अपॉन कितना आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कूलाम फोर्स के कंपेयर में क्या होती है, कम होती है, नगण्य होती है। इसलिए अपन गुरुत्वाकर्षण बल को कंसीडर नहीं करते हैं। अपन ये कंसीडर करके ही चलते हैं कि यहाँ केवल केवल कौन सा फोर्स लगता है, कूलाम फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल क्या लगता है, उससे बहुत कम होता है। मैं कंपेयर करके भी बताऊंगा, वहां से भी आपको थोड़ा फील आएगा। तो अगर दोनों की कोई कंपेयर करने की बोले, कोई क्वेश्चन पूछे आपसे भाई Q1 Q2 है, मास भी है, तो अपन कैसे बोलेंगे बताओ, कूलाम बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, लगता दोनों ही है, लेकिन उसकी वैल्यू इसके कंपेयर में क्या होती है, बहुत कम होती है, इसलिए अपन उसको कंसीडर करके नहीं चलते हैं। ठीक है, ये समझ में आई। तो पहला पॉइंट ये वाला, सेकंड पॉइंट ये वाला, थर्ड पॉइंट ये वाला। फोर्थ पॉइंट की बात करो, फोर्थ पॉइंट क्या होता है भाई कि जो कूलाम बल है वो ओनली कहाँ लगता है, जो चार्ज स्थिर होते हैं वहीं पे लगता है। अगर चार्ज गति कर रहा है तो वहां कूलाम फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्यों, जब चार्ज की गति होती है तो मैंने पहले ही बताया था वहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, मैग्नेटिक फील्ड और आ जाएगा। इस वजह से अपने वहां क्या लगता है, केवल स्टैटिक जो चार्ज होगा उनके लिए क्या लगेगा, कूलाम फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं कुछ जो अपन को ध्यान रखनी है। कोई पूछे तो बताना भी है, ऐसे एग्जाम में इतना नहीं आता, लेकिन फिर भी कोई पूछ ले कि ऐसा ऐसा है तो कैसा है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट करके लिख लेते हैं अपन। ठीक है, देखो लिखो भाई, फर्स्ट पॉइंट लिखना है इसका। हाँ, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेशों, कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेशों के मध्य ही लगता है। लगता है यदि आवेश गतिशील है, आवेश गतिशील है, आवेश गतिशील है, तो विद्युत बल के साथ साथ, विद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी कार्य करता है। चुंबकीय बल भी कार्य करता है। ठीक है भाई, कोई पूछे स्थिर के लिए क्यों लगता है, इसलिए लगता है।
ये बल भी कार्य करता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, स्टैटिक चार्ज के लिए लगेगा, गतिशील चार्ज के लिए नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट की बात करता हूं मैं, कूलाम बल की परास। कूलाम बल की परास मतलब कहां से कहां तक लगता है। कूलाम बल की परास 10 की पावर माइनस 15 मीटर है ना, एम से मीटर, मीटर से अनंत तक होती है, अनंत तक होती है। ठीक है भाई। नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर नाभिकीय बल कार्य करते हैं। नाभिक के अंदर नाभिकीय बल कार्य करते हैं। इस कारण, इस कारण कूलाम बल नाभिक के अंदर नहीं लगता है। कूलाम बल नाभिक के अंदर नहीं लगता है। ठीक है भाई, सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। कोई पूछे भाई नाभिक के अंदर क्यों नहीं लगता, क्यों, न्यूक्लियर फोर्स होता है, तो 10 की घात माइनस 15 से उसके बाहर से इनफाइनाइट रेंज तक लगेगा। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, कूलाम बल माध्यम पर निर्भर करता है। कूलाम बल माध्यम पर निर्भर करता है। कि भाई किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। चौथा पॉइंट, दो आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य लगने वाला, लगने वाला कूलाम बल तीसरे आवेश के कारण, तीसरे आवेश के कारण अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है भाई, दो चार्ज हैं, तीसरा लाएंगे तो उन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा था उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना पहले लग रहा था उतना ही क्या लगेगा, बाद में लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कूलाम बल के कारण लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है भाई, अधिक प्रबल होता है। अतः कूलाम बल के, कूलाम बल की तुलना में, कूलाम बल की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल को, गुरुत्वाकर्षण बल को नगण्य माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है। ठीक है भाई, दोनों की कंपेयर करें तो ऐसा कुछ डिफरेंस आता है तो उसकी तुलना में उसको क्या कर सकते हैं अपन, नेगलेक्ट कर सकते हैं। लगते दोनों ही है भाई, मास और चार्ज, वो मास के लिए लगता है, ये चार्ज के लिए लगता है, लेकिन ये क्या होता है, प्रबल होता है गुरुत्वाकर्षण की तुलना में। ठीक है, बाकी आगे और कोई पॉइंट नहीं है ना। पहला पॉइंट अपना क्या हो गया, स्थिर आवेशों के बीच लगेगा, दूसरा इसकी रेंज हो गई, तीसरा माध्यम पे डिपेंड करेगा, चौथा क्या हो गया, तीसरे आवेश के कारण इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा उस पर, और पांचवा पॉइंट ये हो गया।
तो ये इससे संबंधित कुछ जानकारी थी। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। ठीक है भाई, अब अपन बात करते हैं कूलाम नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो भाई, कूलाम नियम या बल का, कूलाम नियम का सदिश रूप। कूलाम नियम का सदिश रूप, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। अब देखो भाई, वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं, है ना, अच्छे से समझना, क्वेश्चन बन जाता है। देखो, अपन ये मान के चलते हैं कि अपना एक निर्देश तंत्र है कोई, ठीक है, जैसे तुम एक्स वाई कोऑर्डिनेट पढ़ते हो वैसे, ठीक है, ये कोई अपना निर्देश तंत्र है, ये इसका क्या है बताओ, मूल बिंदु है। ये इसका क्या है भाई, मूल बिंदु 0,0 है। अपन ने क्या देखा, यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल हैं, Q1 तथा Q2। Q1 तथा क्या है भाई, Q2 है ना, इससे दिखा देता हूँ। यहाँ जो Q1 चार्ज है उसकी यहाँ से जो स्थिति सदिश है वो है R1 वेक्टर। यहाँ चार्ज कौन सा है भाई, Q1 है, इसका सदिश कितना है, R1 वेक्टर। इसी प्रकार यहाँ पे एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, इसकी यहाँ से स्थिति सदिश कितना है, R2 वेक्टर। ठीक है, ये कितना है यहाँ पे, Q2 है। ये यहाँ पे कितना है भाई, Q2 है, ठीक है ना। इसका यहाँ से स्थिति सदिश कितना है भाई, Q2। चार्ज कितना हो गया, Q2, ये R2। मतलब कहने मतलब ये यहाँ से R1 दूरी पे है, ये यहाँ से कितने दूरी पे है, R2 दूरी पे। अब अपन को ये देखना है कि ये आवेश इस पे कितना फोर्स लगाएगा और ये आवेश इस पे कितना फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो देखो अपन ये मैं लिखता हूं कि जो पहले वाला आवेश दूसरे पे फोर्स कितना लगा रहा है, ठीक है, कौन से पे, दूसरे पे। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव मान के चलता हूं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो मैं देखना चाह रहा हूं पहले के कारण दूसरे पे फोर्स, अगर ये मान लो इनको मिलाने वाली रेखा है, ये इनको क्या कर रही है, मिलाने वाली रेखा है, हाँ, ये इनको क्या कर रही है भाई, मिलाने वाली रेखा है। तो मैंने क्या बोला, Q1 के कारण Q2 पे फोर्स, Q1 के कारण है Q2 पे फोर्स। अब Q1 क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इस वाली डायरेक्शन में, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी यहाँ पे बताओ, ये आएगी। और इसको मैंने लिख दिया 1 के कारण 2 पे फोर्स, तो इसको बोल दिया F12 वेक्टर। किस पे फोर्स है भाई, जिस पे लग रहा है उसको पहले लिखा, 2 पे फोर्स किसकी वजह से, पहले वाले की वजह से। आई बात समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार इसको देखता हूं मैं कि 1 पे फोर्स किसके कारण, 2 के कारण, तो ये क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है। तो यहां फोर्स लगेगा अपना कितना, F12 वेक्टर। किस पे फोर्स लग रहा है भाई, 1 पे, किसके कारण, 2 पे। जिस पे फोर्स लगता है उसको मैं पहले लिख रहा हूं और जिसके कारण लग रहा है उसको मैं बाद में लिख रहा हूं। तो F21 वेक्टर क्या है, 2 पे फोर्स किसकी वजह से, एक की वजह से। F12 वेक्टर क्या है, 2 के कारण फोर्स, दो के कारण फोर्स एक पर, या एक पे फोर्स 2 की वजह से। ठीक है, तो जो पहले आ रहा है जिस पे फोर्स लग रहा है और जो बाद में आ रहा है वो फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो एक इसको इधर रिपेल करेगा, एक इसको इधर रिपेल करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुमने सदिश योग का त्रिभुज नियम पढ़ा होगा। सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है, अगर त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमागत रूप में किसी त्रिभुज की दो साइड को प्रदर्शित करें, ठीक है, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में क्या दिखाएगी, उसका रिजल्टेंट दिखाएगी। ठीक है, अभी मान लो मैं इसको मान लेता हूं ये कोई अपना पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, इसको मैंने R1 वेक्टर बोल दिया। ये कोई अपना दूसरा वेक्टर है, ये कितना है भाई, R2 वेक्टर बोल दिया। ठीक है, अब मैंने क्या माना, मैंने जो स्थिति ले रहा हूं मैं दोनों पे निकालूंगा फोर्स तो, लेकिन पहले एक की बात कर लेता हूं। ठीक है, अपन पहले बात कर लेते हैं कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, इस पे कितना फोर्स लग रहा है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अपना एक त्रिभुज का नियम है, अगर त्रिभुज की मान लो दो साइड, जैसे एक साइड तो ये रही, ठीक है, और एक साइड ये रही, दोनों एक ही क्रम में है, तो तीसरी साइड क्या बनेगी, उसका रिजल्टेंट बनेगी। तीसरी साइड उसका क्या बनेगी, रिजल्टेंट बनेगी। अरे कहने का मतलब ये है, अब तुम ऐसे पढ़ते थे भाई, जैसे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है,
तीसरा वेक्टर क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा। तो दोनों जो सेम ऑर्डर में उनको ऐड करते थे, बराबर तीसरा वेक्टर लिखते थे अपन, ठीक है। तो जो दोनों सेम ऑर्डर में है R1 और ये वाला, R1 और ये वाला, अब अपन को इसकी लेंथ पता नहीं है कितनी लेंथ का है, कितनी लेंथ का है। मैंने इसको बोल दिया ये कोई क्या है, डेल्टा आर वेक्टर है। मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि कितना है, डेल्टा आर। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे R1 वेक्टर प्लस कितना, डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा बताओ, R2 वेक्टर, जैसे अपन त्रिभुज नियम पढ़ते थे, ठीक है। अपन को डेल्टा आर चाहिए, तो डेल्टा आर वेक्टर कितना हो जाएगा बताओ, R2 वेक्टर माइनस कितना, R1 वेक्टर हो जाएगा। मतलब ये जो डिस्टेंस आएगी ये कितनी आएगी, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर आएगी, जिसको अपन कितना बोल सकते हैं, डेल्टा आर वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर ज्यादा नहीं, अगर डेल्टा आर बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हो R12 वेक्टर, जो कितना है भाई, R2 वेक्टर माइनस कितना, R1 वेक्टर, ठीक है। मैं क्या देख रहा हूं, दो पे फोर्स ज्ञात कर रहे हैं F21, अपन क्या निकालेंगे, F21। तो ये दूरी किसकी, ये दूरी किसकी, दोनों के बीच की। तो कहां से दूरी, 1 से दूरी किसकी, 2 की, 1 से दूरी किसकी, 2 की। या फिर ऐसे मान लो 2 की दूरी कहां से, 1 की, उसको क्या बोल दिया मैंने, R21 वेक्टर बोल दिया, जिसका मान कितना है, R2 माइनस R1 है। यहां तक चीजें समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अपन ने क्या माना, अपना एक फ्रेम है, 0 0 इसका मूल बिंदु है। अपन ने दो चार्ज पार्टिकल माने, जो एक चार्ज कहाँ पे, Q1, जो जहां से कितनी दूरी पे, R1 वेक्टर दूरी पे, दूसरा कितना, R2 Q2, ठीक है। अपन ने मान लिया कि Q2 पे फोर्स 1 की वजह से F21 वेक्टर है, और Q1 पे फोर्स 2 की वजह से F12 वेक्टर है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। R21 कितना हो गया, R2 माइनस R1 कैप आ गया, ठीक है। अब देखो एक चीज और समझने की है, अगर मैं इस डायरेक्शन को मानूं, ये जो दूरी मानूं, तो ये कितना आया, R21 वेक्टर आया। तो इसकी दिशा में इसका जो एकांक सदिश आएगा, इसकी दिशा में जो इसका जो एकांक सदिश आएगा वो कितना आएगा, R21 कैप। एकांक सदिश क्या दिखाता है, ओनली दिशा दिखाता है, परिमाण कितना होता है, 1 होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन ये वाली है, और उसको मैंने कितना बोल दिया, R21 कैप बोल दिया, ठीक है। इसी प्रकार इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा, उस वाली डायरेक्शन को मैंने बोल दिया R12 कैप, ठीक है। ये एकांक सदिश है, ठीक है, ओनली दिशा को बताता है, परिमाण कितना होता है, केवल 1 होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अब अपन आगे की बातें करते हैं, देखो हाँ लिखो भाई, लिखना, देखो माना आवेश Q1 तथा Q2 मूल बिंदु मूल बिंदु 0,0 से क्रमशः स्थिति सदिश, क्रमशः स्थिति सदिश R1 वेक्टर तथा R2 वेक्टर पर स्थित हैं, पर स्थित हैं, ठीक है। अपन ने मान लिया Q1 Q2 मूल बिंदु से उनका स्थित सदिश क्या है, एक का R1 है, एक का R2 है, ठीक है। यहां लिखता हूं आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल इसको कितना मान रखा है, F21 वेक्टर, ठीक है भाई। 1 के कारण 2 पे लगने वाला बल कितना है, F21 वेक्टर, ठीक है। जिसकी दिशा, जिसकी दिशा R21 कैप है, जबकि आवेश आवेश Q2 के कारण, आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल
लगने वाला बल कितना हो जाएगा भाई, F12 वेक्टर, जिसकी दिशा R12 कैप है। इसकी दिशा कितनी है भाई, R12 कैप है। इसकी दिशा कितनी है भाई, R12 कैप है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। R12 कैप क्या है भाई, एकांक सदिश है ये, है ना। अब देखो, अब अपन आगे की बात करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, ठीक है। इसमें मैं क्या लगाऊंगा, सदिश योग। इसको कोई मान सकते हो आप, ये कोई पॉइंट मान सकते हो कितना ए, और ये पॉइंट मान सकते हो कितना बी, और ये अपना क्या है, ओ है, ठीक है। तो मैं त्रिभुज किस में, त्रिभुज ओ ए बी में, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, ठीक है। देखो, त्रिभुज ओ ए बी में सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से क्या बनेगा भाई, ये अपने पास एक R1 वेक्टर प्लस कितना, अपन ने उसको कितना माना भाई, R21 वेक्टर। ये मान लिया R21 वेक्टर इक्वल टू कितना, R2 वेक्टर। अपन को R21 चाहिए, तो ये कितना बन जाएगा, R2 वेक्टर माइनस कितना, R1 वेक्टर। कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। अब देखो, एक बात और समझने की है इसमें। देखो, अपन ने डायरेक्शन ले ली, इसकी डायरेक्शन R21, इसकी डायरेक्शन R12, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। दोनों एक दूसरे के क्या है भाई, अपोजिट है। लेकिन ये बताओ मुझे, अगर मैं इस दूरी का परिमाण लूं, दूरी नापू, दूरी, तो यहां से यहां तक की मापो, या यहां से यहां तक की मापो, दूरी तो क्या होगी, बराबर ही होगी। दूरी तो क्या होगी, बराबर। दूरी बराबर होगी, केवल डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। तो उसी चीज को अपन देखते हैं। देखो, हाँ, क्योंकि आवेश Q1 तथा Q2 के मध्य, Q2 के मध्य की दूरी, के मध्य की दूरी मैं ऐसे बोल सकता हूं, R12 वेक्टर बोलूं, या फिर क्या बोलूं, R21 वेक्टर बोलूं। और इसका क्या लूं भाई, परिमाण। इसका क्या लूं मैं, परिमाण। तो ये तो क्या आएगा, दोनों बराबर आएगा। R21 बोलूं, 2 से 1 की दूरी, 1 से 2 की दूरी, दूरी तो बराबर आएगी, ठीक है। जबकि जो एकांक सदिश है R12 कैप, वो क्या आएगा, माइनस R21 कैप आएगा। आई बात समझ में, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या आएगी भाई, अपोजिट आएगी। परिमाण तो बराबर है दूरी का, लेकिन क्या है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक पे इधर फोर्स लग रहा है, एक पे उधर लग रहा है, ठीक है। अतः अपन देखते हैं, अतः F21 की बात कर लेते हैं अपन। F21 वेक्टर, देखो कल मैंने लिखाया था तुमको, अपन उसका सदिश रूप देखेंगे तो अपन ने ऐसा लिखा था कितना, के Q1 Q2 अपॉन कितना, आर स्क्वायर, इधर लिखा था आर कैप, इधर क्या लिखा था, आर कैप। उसी प्रकार से मैं बात करता हूं F21, तो ये बन जाएगा के, तो इसको पहले पहले लिख सकते हो, इसको बाद में। तो ये तो प्रोडक्ट है, इससे तो कोई क्या नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहां क्या लिखोगे बताओ, 2 के कारण 1, तो 2 की एक से दूरी, 2 की क्या लिखेंगे, एक से दूरी, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, R21, R21 वेक्टर। और इसका क्या आएगा बताओ, मोड का स्क्वायर, आर स्क्वायर था, ठीक है। अदिश राशि है तो मैंने मोड का क्या कर दिया, स्क्वायर। और इधर क्या आएगा बताओ, R21 कैप। कोई दिक्कत है तुम्हें, नहीं है। जैसे वहां आर लिखा था, आर लिख दिया, आर कैप लिख दिया, तो R21 है तो 21 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कोई नंबर लिखा मैंने, नंबर दिया कुछ पीछे, नहीं, इसको कोई नंबर लिखा मैंने 1, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं ना, हाँ, आगे की बात कर लेता हूं मैं, इधर कर लेता हूं यहीं पे, ठीक है। देखो, इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार मैं क्या लिखना चाहूंगा बताओ, F12 वेक्टर, F12 वेक्टर कितना बन जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन कितना,
R12 वेक्टर का कितना मोड का स्क्वायर, और यहां बन जाएगा R12 कैप। कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर कितने हो गए? 4, 2 सॉरी, ये नंबर कितने हो गए? 2। अब देखो अपन ने कहा ये देखा था, यहाँ पे क्या देखा था? दोनों का परिमाण क्या है? बराबर। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। ठीक है, तो इसको कोई नंबर दे सकते हो आप A नंबर, और इसको कोई दे सकते हो आप B नंबर। ठीक है, समीकरण। तो मैं देखना चाह रहा हूं समीकरण A तथा B से, समीकरण A तथा B का ऐसे लिख दो, समीकरण 1 तथा 2 में उपयोग करने पर, समीकरण A तथा B का 1 तथा 2 में उपयोग करने पर, देखना भाई इस स्टेप को देखना, उपयोग करने पर अपन ने क्या किया, उसका उपयोग इन चारों इक्वेशन से देखते हैं। कहने का मतलब ये है, देखो ये दोनों डिस्टेंस तो बराबर हो गई, चाहे R12 लिखूं R21 लिखूं एक ही बात है। इसकी जगह और उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मुझे इसको उसकी फॉर्म में लिखना है तो माइनस करके लिख सकता हूं, उसकी जगह माइनस कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं F21 वेक्टर, ये तो लिखा के, ये लिख रहा हूं मैं ना F, इसको Q1 Q2 लिखो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट है। तो मैंने इसको लिखा Q1 Q2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों क्वांटिटी बराबर हैं, मतलब R21 लिखूं या R12 लिखूं एक ही बात है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे R12 वेक्टर, दोनों क्या है भाई? बराबर है। अब इसकी जगह देखो, R21 की जगह अगर मैं इसको R12 लिखना चाहूं तो माइनस करके लिख सकता हूं। तो मैंने इसको लिखा माइनस आर कैप कितना 12 वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में बाहर निकाल लूं, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, ये बना कितना F12 वेक्टर, माइनस कितना भाई के Q1 Q2 अपॉन कितना भाई R12 वेक्टर, इसका मोड का कितना स्क्वायर, और ये बना कितना R12 कैप। कोई दिक्कत है तुम्हें? नहीं होनी चाहिए। इसको देखो और इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, 1 नंबर 2 नंबर, इसको लिख दिया मैंने 3 नंबर। समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से ये माइनस को छोड़ के इस वाली क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ? F12 वेक्टर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से मैं क्या लिख सकता हूं भाई? यहां पे चल रहा था F21 वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा F माइनस F12 वेक्टर। ठीक है, लिखा मैंने। ठीक है, ये अपना फाइनल रिजल्ट आया। फॉर्मूले तो वो यूज कर लेंगे अपन अगर क्वेश्चन आएगा तो। ये अपना फाइनल रिजल्ट आया, और ये फाइनल रिजल्ट एक फॉर्म में और लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं F12 वेक्टर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और F21 वेक्टर इक्वल टू 0। मतलब एक फोर्स जितना एक चार्ज दूसरे पे जितना फोर्स लगाएगा, दूसरा चार्ज पहले पे उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। परिमाण सेम होगा, डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। ठीक है, कहना चाहूं तो ये बोल सकता हूं उनका जो नेट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल, उसका मान कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो ये जो नियम है कूलाम फोर्स का, कूलाम बल, ये क्या करता है? न्यूटन की गति के तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, वहां भी तो यही होता था, एक बॉडी दूसरी बॉडी पे जितना फोर्स लगा रही है, दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे भी उतना ही फोर्स लगा रही है, यही एक्शन रिएक्शन। तो उस नियम को क्या करता है? फॉलो करता है, उस नियम को पालन करता है। ठीक है, अब इसमें एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज ये है, ठीक है, बहुत अच्छी, कोई नहीं पढ़ाता है ना, लेकिन देखो क्या है, और तुमको भी नहीं पढ़ाया होगा, पढ़ाई ये सब चीज नहीं पढ़ाई, जबकि सिलेबस में है ना, ये चीजें होती हैं। ठीक है, और फिर जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तब देखो, अभी यहाँ तो अपन को क्या होता है, स्कूल कॉलेज में तो यही ध्यान दिया जाता है कि भाई नंबर लाने हैं, बाकी जैसे आगे जाते हैं तब अपना नॉलेज पीछे छूटता जाता है, फिर अपन को लगता है ये सब चीजें तो वहाँ थी क्या, अपन ने क्यों नहीं पढ़ी, वो सब चीजें हैं। ठीक है, अब देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं तुमको, इसका नेट फोर्स कितना है बताओ? 0। तो मैं ये लिखता हूं, अर्थात अर्थात मैं ऐसा लिख सकता हूं F नेट, नेट बोले तो टोटल इक्वल टू कितना भाई?
जीरो। एफ नेट बोले या फिर एफ एक्सटर्नल बोलो, जीरो। ठीक है, नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। अपन ने यहां पढ़ा था, एक नियम पढ़ा था भाई, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। और द्वितीय नियम अपन ने ये पढ़ा था कि जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स होता है वो डीपी अपॉन किसके बराबर होता है, डीटी। रेट ऑफ चेंज मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स बोलते थे वहां। ठीक है, अब यहां तो अपना नेक्स्ट फोर्स क्या होता है, जीरो। यहां एक लाइन लिख देता हूं मैं। अतः कूलाम का नियम, अतः कूलाम का नियम न्यूटन की गति के, न्यूटन की गति के तीसरे नियम, न्यूटन की गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का पालन करता है, का पालन। ठीक है भाई, अब देखो, ये अपन ने सेकंड लॉ पढ़ा। अब इसने क्या दे रखा है, नेट फोर्स कितना होना चाहिए भाई, जीरो। नेट फोर्स कितना है, जीरो। कहने का मतलब क्या हो गया, डीपी वेक्टर अपॉन कितना, डीटी वेक्टर कितना हो गया, जीरो। और तुमने जब देखा होगा कि कोई भी अवकलन है उसका अगर अवकलन कर रहे हैं वो जीरो आ रहा है, मतलब वो क्या है, कांस्टेंट है। अरे यही तो होता है। जैसे अपन किसी का मान लो नंबर कितना 5 है और अपन इसका डी अपॉन डी टी करें तो 5 का अवकलन कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब ये भी टाइम पे डिपेंड है नहीं कर रहा। तो इसका मतलब यहां से क्या निकल के आएगा, जो पी वेक्टर है वो क्या है, नियत है। पी वेक्टर नियत का मतलब कांस्टेंट है, संरक्षित है। इसी को बोलते हैं अपन संवेग संरक्षण। इसी को क्या बोलते हैं अपन, संवेग संरक्षण। मतलब ये जो नियम है वो संवेग संरक्षण की भी क्या करता है, पालना करता है। इसमें संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, मैं लिख दूं, अतः अतः संवेग संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षित रहता है। ये अपना टॉपिक था भाई, तो इसको नोट कर लीजिए एक बार। हाँ, चित्र बनाओगे, ये लो। इसके बेस पे काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे अपन। जो भी न्यूमेरिकल लगते हैं अपने एग्जाम में आ सकते हैं। और थोड़ा हायर भी, एडवांस भी पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा एडवांस चीज़ें आगे काम आती रहती हैं, वो भी लेके चलूंगा। तो बाकी यहाँ से अच्छे से क्वेश्चन, सब चीज़ें अच्छे से बन जाएंगी। बशर्ते यह है तुम साथ साथ पढ़ते रहना और सारी चीज़ें करते रहना। कोई चीज़ें समझ नहीं आए तो उसको पढ़ते रहना। बाकी ऑनलाइन वाले बच्चों से निवेदन है कि वो हमारे कमेंट सेक्शन में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसको कमेंट सेक्शन में डालें। ठीक है, और वीडियो के बारे में बताएं कि भाई क्लास कैसा लग रहा है, कैसा है, जो चीज़ें हैं सब चीज़ों के बारे में बताएं तो थोड़ा हम और भी सुधार कर सकें। देखो भाई, नेक्स्ट आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सदिशियों का त्रिभुज नियम 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने। हाँ, अगर त्रिभुज की दो साइड क्रमागत रूप से हैं तो अपोजिट, जो उसका रिजल्टेंट है वो तीसरी साइड प्रदर्शित करती है अपोजिट डायरेक्शन में।
क्या? हाँ, F21 मैं ये लेके चल रहा था, F21 ठीक है। तो 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये दोनों बराबर है तो मैंने 12 लिख दिया, ठीक है। और ये 21 था तो 21 लिखना है तो माइनस इधर ला दिया, तो क्या लिख दिया -R12। मैं इसको ये बनाना चाह रहा हूँ। अरे ये तो 21 तो मैं लेके ही चल रहा था, ये तो था ही अलग से। 21 में ये लेके चल रहा था, अब मैंने क्या किया, इसको चेंज किया, तो दोनों का परिमाण तो क्या है, सेम है। तो 21 तो है, मैं उसको 12 बनाना चाह रहा हूँ, है ना। तो इसलिए मैंने 12 की वैल्यू रिप्लेस कर दी उसके। ऑनलाइन वाले बच्चे जिनको कुछ समझ नहीं आता, अपना कमेंट सेक्शन है भाई, वहाँ कमेंट्स डालो, बाकी हमारे क्लास का भी रिव्यू करो और व्यू दो कि भाई क्लास कैसा है, जो भी चीज़ें हैं, है ना। बाकी कोई चीज़ समझ नहीं आए तो बता दिया करो। बाकी अपन कल नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें अपन इसके जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो करेंगे, और कुछ एडवांस प्रॉब्लम है वो भी मैं करवाऊंगा एनसीईआरटी की। तो उन सब के लिए अच्छे से चीज़ें प्रेपर करेंगे अपन, है ना। और उसके बाद ये अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इसके बाद अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर जो भी है अपना पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, डाइपोल वगैरह के कारण कितना होता है, फिर फ्लक्स की बात करेंगे। फ्लक्स के बाद अपन गॉस लॉ वगैरह उनकी एप्लीकेशन, तब जाके अपना चैप्टर फिनिश, ठीक है। 3 या 4 नंबर का चैप्टर है ये अपना बोर्ड में। तो सारी क्वेश्चन छोटे से बड़े, और बाकी जैसे इसके बाद जो सीट वगैरह और देंगे, तो सीट में जो छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह सब देंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कल करते हैं बातें।